नमस्कार साथियों, एग्जामशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, साप्ताहिक करंट अफेयर की इस क्लास में आज दिसंबर माह की अपनी तीसरी क्लास है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिशन समृद्ध दीदी क्या पहला क्वेश्चन है, मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन कौन कर रहा है या किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन सा पूछा है? मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका भारत सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, पंचायत समिति द्वारा या राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी राजीविका के द्वारा। तो किसके द्वारा मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है किसके द्वारा? राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी राजीविका के द्वारा मिशन समृद्ध दीदी का अभियान का संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अगर हम बात करें मिशन समृद्ध दीदी अभियान की, ये अभियान क्या है, कब स्टार्ट हुआ था और कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? इसकी शुरुआत हुई थी 12 दिसंबर 2025 को और कब से कब तक है? तो ये चलेगा आपका 10 जनवरी 2026 तक, यानी लगभग एक महीने तक इस अभियान का लागू किया जाए। कब से कब तक? 12 दिसंबर से 10 जनवरी तक ये अभियान चालू किया गया है। अभियान का जो संचालन है वो राजीविका यानी कि राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर इस अभियान के उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना। क्या है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगले उद्देश्य की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना। तो क्या उद्देश्य इसके? पहला है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना। साथ ही दूसरा उद्देश्य इसका महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना और तीसरा उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना। तो मिशन समृद्ध दीदी अभियान जो है 12 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलेगा और राजीविका के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से में हुआ है? कौन सा? वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ राजस्थान में कौन से जिले से हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा कोटा, चौथा उदयपुर। तो इसका आंसर क्या है कि वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ जो किया जा रहा है, कहां से किया जा रहा है? कोटा से किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है? कोटा से इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें वाटर शेड महोत्सव की, तो वाटर शेड महोत्सव एवं मिशन क्या है? जल ग्रहण पुनरुत्थान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कहां पर? चलो तो खैराबाद कोटा से इसको शुभारंभ किया गया है। और कब किया गया है? वो किया गया आपके 13 नवंबर 2025 से इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो वह आपके श्री मदन दिलावर जी, जो कि आपके पंचायती राज स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। इसका आयोजक कौन है? तो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहां से वाटर शेड महोत्सव? तो खैराबाद कोटा से इसका शुभारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कौन सा? आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहां बनाया जाएगा? कौन सा? दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहां बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका बीकानेर, दूसरा सिरोही, तीसरा जयपुर और चौथा पाली। तो कहां पर बनाया जाएगा दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर? तो बनाया जाएगा आपके कहां पर? वो आपके जयपुर में बनाया जाएगा। कहां पर? जयपुर में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान के किस शहर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की स्थापना की जाएगी? क्या पूछा है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की स्थापना की जाएगी। किस शहर में की जाएगी? पहला ऑप्शन है आपका जगतपुरा जयपुर, दूसरा मेनार उदयपुर, तीसरा खेरथल तिजारा और चौथा टिब्बी हनुमानगढ़।
तो कहां पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो की जाएगी कहां पर? आपके जगतपुरा जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? जगतपुरा जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका सेंटर का? तो इसका उद्देश्य कि जयपुर बताएगा अगले 50 साल में जलवायु परिवर्तन का भविष्य। मतलब इस सेंटर में क्या होगा कि आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन का क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में ये बताएगा। इसको स्थापना करने में लगभग कितने 150 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया। कितना? 150 करोड़ रुपए का लगभग इसमें निवेश किया जाएगा। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन के भविष्य के बारे में बताएगा। अगर हम बात करें कि कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा आपके राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधीन एक समिति गठित की गई है, वो इसके बारे में उसके ऊपर काम कर रही है और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अंदर ये आएगा। तो कहां पर? जयपुर में किया जाएगा। कितनी लागत है? तो 150 करोड़ की लागत है। कहां पर? जयपुर में। तो जगतपुरा जयपुर में किया जाएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन का भविष्य बताएगा। आगे हम बात करते हैं दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? क्या पूछा है कि दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? हर बार ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन एक बार अवश्य पूछा जाता है कि कितनी क्षमता है, कितनी % की वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 35,337 मेगावाट, 41,189 मेगावाट, 17,820 मेगावाट और 45,000 मेगावाट। तो इनमें से अक्षय ऊर्जा की क्षमता दिसंबर 2025 तक कितनी है? वो है आपके 41,189 मेगावाट। कितनी? 41,189 मेगावाट दिसंबर 2025 तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता है। तो सौर ऊर्जा में 27% और अक्षय ऊर्जा में 16% की भागीदारी है। कितनी? 27% तो अपने सौर ऊर्जा में है और अक्षय ऊर्जा में कितने? 16% की भागीदारी है। राज्य की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की अगर हम बात करें तो वह आपके 41,189 मेगावाट तथा अगर सौर ऊर्जा की हम बात करें तो वो कितनी है? 35,337 मेगावाट आपकी सौर ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा आपके 41,189 मेगावाट और सौर ऊर्जा आपकी 35,337 मेगावाट। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी कितनी है? 27.2%। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा में देश में सौर ऊर्जा की राजस्थान की भागीदारी कितनी है? तो वो है आपके 27.2%। और अगर अक्षय ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो वो कितनी है? तो 16.43% अपने अक्षय ऊर्जा की भागीदारी है। क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, अक्षय ऊर्जा पूछे, सौर ऊर्जा पूछे, पवन ऊर्जा पूछे कि भाई कितनी क्षमता है, कितनी भागीदारी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको याद जरूर करें। तो देश में सौर ऊर्जा की भागीदारी कितनी है राजस्थान की? वो है आपकी 27.2% और अक्षय ऊर्जा कितनी है? तो 16.43% राजस्थान की भागीदारी है। बीते 2 वर्षों में राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता में 17,820 मेगावाट की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 2 सालों में 17,820 मेगावाट क्षमता की इसमें वृद्धि हुई है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान कितना है? 17,326 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त 45 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना प्रगति पर है। कितनी? लक्ष्य कितने का है? तो 45 गीगावाट क्षमता का आगे अपना लक्ष्य, इस पे काम चल रहा है। राजस्थान इस प्रगति से देश के सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है। किसमें? सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है। तो अक्षय ऊर्जा कितनी है? 41,189 मेगावाट। सौर ऊर्जा पूछे तो कितनी है? 35,337 मेगावाट। अगर देश में भागीदारी देखें राजस्थान की सौर ऊर्जा की तो वो है आपके 27.2% और अक्षय ऊर्जा की भागीदारी देखें तो वो है आपके 16.43% अक्षय ऊर्जा की भागीदारी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? कौन सा? बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका कोटा, दूसरा झालावाड़, तीसरा बारां, चौथा बूंदी।
इनमें से बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया गया है? वो किया गया आपके कहां पर? 12 में बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम पंचायत का शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम एवं 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ 13 दिसंबर 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। कहां से किया गया? तो 12 से इसका शुभारंभ किया गया। 12 जिले से पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया या फिर उद्घाटन किया। किसके द्वारा? ओटाराम देवासी, जो कि आपके पंचायती राज मंत्री द्वारा। 12 जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम एवं 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से किया गया। किसके द्वारा? जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही उद्घाटन के मौके पर राज्य के प्रभारी मंत्री, कौन? राज्य के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने बाल विवाह मुक्त भारत या ग्राम पंचायत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो जिले भर में जागरूकता फैलाएगा। बाल विवाह के रूप में जागरूकता फैलाएगा। 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाना है। क्या लक्ष्य इसका? कि 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाना है। तो कार्यक्रम कहां पे है? मतलब बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? वो किया गया 12 जिले से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा? किसका? महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बीकानेर, दूसरा अजमेर, तीसरा अलवर, चौथा सवाई माधोपुर। तो कहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कहां पर? अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और डेवलपमेंट इन अजमेर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मेसिप पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की महिला कौन है? क्या पूछा है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मेसिप पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की महिला कौन है? पहला ऑप्शन है आपका साक्षी मलिक, दूसरा मनस्वी अग्रवाल, तीसरा दीपिका, चौथा पूजा चौधरी। तो इनमें से किसने जो अंटार्कटिका की पर्वत चोटी है विंसन मेसिप, उस पर तिरंगा फहराया है? तो वो फहराया किसने? आपके मनस्वी अग्रवाल ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मेसिप पर तिरंगा फहराया। किसने? मनस्वी अग्रवाल ने। अगर हम बात करें मनस्वी अग्रवाल की तो कहां से? वो है आपके उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मेसिप पर तिरंगा फहराया। किसने? मनस्वी अग्रवाल ने फहराया है, जो कहां से? उदयपुर से। कहां पर? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मेसिप पर। विंसन मेसिप की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। वे वहां पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला है। क्या है? मनस्वी अग्रवाल पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका की पर्वत चोटी विंसन मेसिप पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले मनस्वी ने माउंट एल्ब्रूस और माउंट किलिमंजारो फतेह कर चुकी है। कौन सी? माउंट एल्ब्रूस और किलिमंजारो भी पहले से फतेह कर चुकी है और अभी इन्होंने हाल ही में विंसन मेसिप को भी फतेह किया है। अगर हम बात करें मनस्वी अग्रवाल की तो यह पहले 10 मीटर राइफल शूटिंग में नेशनल शूटर भी रह चुकी है। क्या है? शूटिंग या खेल की बात करें तो शूटिंग से इनका संबंध है। तो ये आपके रीट एग्जाम में खेल खिलाड़ी दे रखा है, तो उस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका संबंध खेल से रहा है। तो कौन सा खेल है? तो शूटिंग में इनका संबंध है और इन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की पर्वत चोटी विंसन मेसिप को भी फतेह किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किस जिले में स्थित सादेवाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? क्या पूछा है कि किस जिले में स्थित सादेवाला सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? पहला बीकानेर, दूसरा अलवर, तीसरा जैसलमेर, चौथा सलूम्बर। तो आपके सादेवाला क्षेत्र है
वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? वो पड़ता है आपके कहां से? जैसलमेर से में। कहां पर? जैसलमेर में साधे वाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें सभ्यता की, तो जैसलमेर के रामगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव साधे वाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े संभावित अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? जैसलमेर के रामगढ़ तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र गांव साधे वाला क्षेत्र में। कहां से? साधे वाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके कहां पर? रताड़िया तला सहित आसपास के क्षेत्रों में हालिया अन्वेषण किया गया है, जहां से आपके लाल रंग के हस्त निर्मित हड़प्पा कालीन मृदमांड मिले हैं। कौन से? लाल रंग के हस्त निर्मित हड़प्पा कालीन मृदमांड मिले हैं, जिनमें घड़े, कटोरे, चूड़ियां और छिद्रित पात्र इसमें शामिल है। क्या क्या है? लाल रंग के मृदमांड जिसमें घड़े, कटोरे और छिद्रित पात्र इसमें शामिल है। साथ ही इसमें गेरुए रंग के मृदमांड भी मिले हैं। कौन से? गेरुए रंग के मृदमांड भी मिले हैं। चरट पत्थर से बने चाकू भी पाए गए हैं। क्या? चरट पत्थर से बने चाकू भी इसमें पाए गए हैं। प्राचीन ईंटों से निर्मित दीवारों के अवशेष मिले हैं, जो सुव्यवस्थित नगरीय बसावट का संकेत भी देते हैं। यहां से जो क्षेत्र मतलब सभ्यता प्राप्त हुई है, उसमें आपको सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता का भी संकेत मिलता है। इसका जो सर्वेक्षण किया गया है, उस किसके नेतृत्व में किया गया? तो पुरातत्वविद डॉक्टर जीवनलाल एवं डॉक्टर तामेक के नेतृत्व में इसका सर्वेक्षण किया गया है। साधे वाला क्षेत्र आपके जैसलमेर में पड़ता है और रताड़िया तला के आसपास के क्षेत्र में खुदाई करने पर ये अवशेष मिले हैं, जिनमें लाल रंग के, गेरुए रंग के मृदमांड, साथ ही घड़े, कटोरे, चूड़ियां, चाकू आदि इसमें शामिल हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो राजस्थान का 39वां व 38वां कंजर्वेशन रिजर्व क्रमशः कौन से बने? राजस्थान में 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व बने, उनमें से कौन कौन से? पहला ऑप्शन है आपके बुचारा मैन व मोखला, दूसरा सिलीसेड व मेनार, तीसरा साचोर व शाहपुरा, चौथा अबेड़ा व मरुदरा। इनमें से कौन सा 38वां और 39वां आपका कंजर्वेशन रिजर्व बना है? तो वो बना है कौन सा? बुचारा मैन व मोखला आपके 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व बने। इसके साथ ही राजस्थान में कुल 39 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। देखते हैं कौन सा कहां पर है। तो राजस्थान का जो 39वां कंजर्वेशन रिजर्व वो आपका बुचारा मैन, जो कहां पर है? कोटपुतली भेरोड में है। कहां पर? कोटपुतली भेरोड में है। और 38वां जो कंजर्वेशन रिजर्व वो कहां पर है? आपका मोखला, जो कि जैसलमेर में है। इससे पहले 37वां कौन सा था? वो है आपका आसोप, जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा में। इस प्रकार राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? वो है आपके 39। हाल ही में कौन सा बना है? तो मोखला जैसलमेर और बुचारा मैन, जो कि कोटपुतली भेरोड में है। इस प्रकार राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व हो गए आपके 39। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रिको द्वारा राजस्थान का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले कहां स्थापित किया गया है? कौन सा? रिको द्वारा राजस्थान का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यानी प्लग एंड प्ले कहां स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका भिवाड़ी, दूसरा मानसरोवर, तीसरा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर और चौथा अलवर। तो प्लग एंड प्ले कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया आपके कहां पर? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में इसको स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वो रिको के द्वारा किया गया है। राज्य का क्या है? तो राजस्थान का पहला कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। राजस्थान का पहला है कहां पर? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में इसको स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो वो रिको के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सी? 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कौन सा स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने इसमें? तो राजस्थान ने 26वीं नेशनल पैरा चैंपियनशिप तैराकी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है। कितना? तीसरा स्थान इसमें हासिल किया गया है। ये जो आयोजित हुई थी चैंपियनशिप, कहां पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी आपके हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा किया है? तीसरा स्थान हासिल किया। और कितने पद जीत किया है? तो कुल 97 पद जीतकर
राजस्थान ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करें तो इन पदों में जोधपुर के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 73 पद जीते हैं। 97 में से 73 पद जो है वो तो जोधपुर के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। अगर हम बात करें स्वर्ण पदक कितने हैं तो 36 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 23 कांस्य पदक के साथ हमने कुल 97 पदक जीते हैं। और इस पैरा तेरा की चैंपियनशिप में हमने कुल 97 पदक के साथ हमने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन करता कौन है? क्या है कि जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन करता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान सरकार, दूसरा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, तीसरा वन विभाग राजस्थान और चौथा नीति आयोग। इनमें से किसके द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपके राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव की तो कहां पर आयोजित हुआ है? होटल मेरियट जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। कब हुआ है? वो आपके 18 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है। कब? 18 दिसंबर 2025 को होटल मेरियट जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन जो किया है वो किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास को बढ़ावा देना इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजनकर्ता की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। कौन सी? हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का इसमें उद्घाटन भी किया गया है। तो कहां पर आयोजित हुआ था? जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 18 दिसंबर 2025 को आयोजन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक से सरस राज सखी, कौन सा? सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया है? किसका? 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? थोड़ा क्या पूछा है? 18 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका जवाहर सर्किल जयपुर, दूसरा शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर, तीसरा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, चौथा अल्बर्ट हॉल जयपुर। इनमें से कहां पर सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो किया जाएगा आपका शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले 2025 की तो कहां पर किया जा रहा है? तो शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका 18 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ है और कब तक? तो 4 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 18 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका के द्वारा आयोजित एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेले का उद्देश्य किसके द्वारा किया जा रहा है? एक तो राजीविका के द्वारा और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार दोनों के संयुक्त तत्वावधान में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसके अगर उद्देश्य की हम बात करें तो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए हस्तकला, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ, पारंपरिक वस्तुएं और ग्रामीण शिल्प कौशल को देश भर में दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का, जिसमें आपके हस्तकला, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ, पारंपरिक वस्तुएं और ग्रामीण शिल्प कौशल को देश भर में दर्शकों के सामने इसको प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देख सकते हैं आप सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 जिसमें 250 प्लस वो है और 18 दिसंबर से 4 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं
तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया? कौन सा? राजस्थान युवा सभा का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 1 से 5 तक, या सभी कक्षाओं के लिए। किन कक्षाओं के लिए राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया गया? तो वो किया गया कौन सी? कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। किसमें? राजस्थान युवा सभा में। तो कौन सी कक्षा है? तो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में कियाकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र किस झील में विकसित किया जा रहा है? क्या पूछा है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा प्रदेश में कियाकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र किस झील में विकसित किया जाएगा? पहला ऑप्शन आपका पिछोला झील, दूसरा फतेह सागर झील, तीसरा सिलिसेट झील, चौथा वरुण सागर झील। इनमें से कौन सी झील में कियाकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र स्थापित किया जा रहा है? वो क्या है? कौन सी आपकी? फतेह सागर झील में कियाकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित किया जा रहा है। कौन सी? फतेह सागर झील में। अगर हम बात करें वरुण सागर झील की, तो हाल ही में 2025 में आपकी अजमेर की फोय सागर झील जो थी, कौन सी? फोय सागर झील जो कि अजमेर में थी, उसका नाम परिवर्तित करके वरुण सागर किया गया है। सिलसेट झील की हम बात करें तो इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। क्या किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया है। एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि वरुण सागर का पुराना नाम क्या था? तो इसका अजमेर की फोय सागर झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर झील किया गया। सिलसेट झील की हम बात करते हैं, हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। और फतेह सागर झील में कियाकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फतेह सागर झील इसका आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 2025 में काका हाथरसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? काका हाथरसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नीलम यादव, संपत सरल, नंद किशोर पांडे और डॉक्टर धीरज सिंह। इनमें से किन्हें काका हाथरसी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? वो किया गया है संपत सरल को काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य में एक काव्य रचना संग्रह में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? संपत सरल को 2025 का काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, CSIR की स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ कहां से किया गया? कौन सी? CSIR की स्मार्ट विलेज पहल, कौन सी स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ कहां से किया गया है? पहला ऑप्शन मोहाना मंडी जयपुर, दूसरा सवाईपुरा पाली, तीसरा कांकाणी जोधपुर, चौथा फतेह सागर उदयपुर। तो कहां से स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ किया गया है? वो किया गया कहां से? सवाईपुरा पाली से स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ किया जा रहा है। कहां से? सवाईपुरा पाली से। CSI द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ किया गया है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को की गई है। कब की गई है? 20 दिसंबर 2025 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा 20 दिसंबर 2025 को स्मार्ट विलेज पहल शुरू की गई है। कहां से की गई? तो वो की गई है सवाईपुरा गांव पाली से इसका शुभारंभ किया गया है। सवाईपुरा को 6 चरणों में स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। कितने चरणों में? 6 चरणों में इसको स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। कब से शुरू है? तो 20 दिसंबर 2025 से। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें, इसका उद्देश्य विकसित भारत @2047 विजन को साकार करना है। इसका उद्देश्य कौन सा? विकसित भारत @2047 मिशन को साकार करना इसका उद्देश्य है, जिसमें सवाईपुरा गांव को 6 चरणों में स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका शुभारंभ 20 दिसंबर 2025 से किया गया है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कौन सा? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर, दूसरा कटक, तीसरा संबलपुर, खेतराजपुर ओडिशा और चौथा है आपका राउरकेला। तो कहां पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका कहां पर? संबलपुर, खेतराजपुर ओडिशा में इसका आयोजन किया जा रहा है मारवाड़ महोत्सव का, जिसका पोस्टर विमोचन किया गया है। संबलपुर ओडिशा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर इस महोत्सव की हम बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मारवाड़ महोत्सव संबलपुर ओडिशा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके आयोजन की संस्थाएं कौन कौन सी जो इसको आयोजित कर रही है, वो है आपकी पहली मारवाड़ युवा मंच खेतराजपुर और दूसरी आपकी राजस्थान फाउंडेशन ओडिशा। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम इसमें बात करें मुख्य वक्ता कौन है इसके, तो है आपके गुलाब कोठारी जी, जो कि प्रधान संपादक है राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक, वो मुख्य वक्ता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्त्री देह से आगे। क्या है? स्त्री देह से आगे इसकी थीम है, जो कि क्वेश्चन बन सकता है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपके संबलपुर ओडिशा में। इसकी थीम क्या है? तो वो है आपके स्त्री देह से आगे। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक विमर्श। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सामाजिक चेतना को बढ़ाना और सांस्कृतिक विमर्श इसका मुख्य उद्देश्य। थीम है आपकी स्त्री देह से आगे। कहां पर आयोजित हुआ है? तो संबलपुर ओडिशा में आयोजित हुआ है। किसके तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे हम बात करते हैं रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का आयोजन कहां हुआ है? कौन सा? रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली और कोटा। इनमें से कहां पर रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो वो है कहां पर? आपके पाली में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन हुआ है। कहां पर? पाली में। अगर इस महोत्सव की हम बात करें तो कब आयोजित हुआ है? तो 21 से 22 दिसंबर 2025 को रणकपुर जैन मंदिर पाली में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 21 और 22 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, कौन सा महोत्सव कब आयोजित किया जा रहा है? तो रणकपुर महोत्सव होगा आपका 21 से 22 दिसंबर 2025 तक। कहां पर? रणकपुर जैन मंदिर पाली में। इसके साथ अगर हम बात करें सांबर फेस्टिवल की, तो 21 से 31 दिसंबर 2025 तक सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दूसरा है महाराजा सूरजमल स्मृति संग्रह का आयोजन भरतपुर में किया गया। कब? 24 से 25 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। 21 से 22 दिसंबर को तो हो गया आपका रणकपुर जवाई बांध, 21 से 31 दिसंबर तो होगा सांबर फेस्टिवल और 24-25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल स्मृति संग्रह का आयोजन भरतपुर, जो कि 24-25 दिसंबर को आयोजन किया जाएगा। अगला आपका कुरंजा महोत्सव, जो कि फरौदी में होगा। कब से कब तक? 26-27 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की हम बात करें तो 9 से 11 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। इस प्रकार महोत्सव भी आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कोई सा महोत्सव मिलान करने के लिए दे सकता है, इसका आयोजन कब हुआ था, इसका आयोजन कब हुआ था, किसका कहां पर हुआ था। इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का आयोजन 21 से 22 दिसंबर को रणकपुर जैन मंदिर पाली में इसका आयोजन किया गया है। आगे कुरंजा महोत्सव आयोजित होगा, वो कब होगा? 26 से 27 दिसंबर 2025 को होगा। साथ ही एक और सांबर फेस्टिवल, जो कि 21 से 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार हमने दिसंबर माह की आज तीसरी क्लास कंप्लीट करी है। अभी तक आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार वीडियो के उसमें जाके आप सारी क्लासें देख सकती है। अगर आप रीट सेकंड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्लासों की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।